बैक इन 1998 जहां पे टाटा मोटर्स ने अपनी एक प्रीमियम लेजेंडरी एसयूवी लॉन्च करी थी जिसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस एसयूवी का जो इतिहास रहा है बहुत ही प्राउड रहा है। तो हमारे सामने ये 2021 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च करने का सोच लिया है अपनी नई जनरेशन सफारी को, जो कि हमारे सामने ये मौजूद है और हम इसके बारे में सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंडियंस ड्राइव। जो सफारी है वैसे तो जैसे आपने ट्रेडिशनल लुक देखा होगा सफारी का, उससे ये काफ़ी अलग है। ये जो है हैरियर पे ही बेस्ड है, यानी कि ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, जो कि लैंड रोवर डिस्कवरी से जो है लिया गया है। अब इन्होंने क्या करा है, इसी पे ही जो है इसको एक्सटेंड किया गया है ताकि जो है इसे प्रॉपर 7 सीटर भी और प्रॉपर जो है ऊंची जो है एक स्टांस भी मिल सके। तो इसी वजह से जो टाटा मोटर्स ने इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया गया ताकि जो सफारी का जो नाम है उसे और भी प्राउड किया जा सके, खासकर इस प्लेटफॉर्म को लेके। तो इसी वजह से उन्होंने हैरियर के ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो है सफारी बनाई है। लेकिन क्या ये सफारी का नाम जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ और भी ऊंचा होगा, या जो और भी इस पे जो है कमियां खामियां दिखेंगी सफारी के नाम पे, जो कि लोग बहुत प्राउड करते थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस हैं। ऐसा है, यहाँ पर पहले आप देखेंगे तो ये फ्रंट में ग्रिल दी गई है, ये सबसे पहले आपको चेंज देखने को मिलेगी हैरियर से। और साथ ही में जहाँ पर आपको जो बाकी सारे एलिमेंट है, आपको वहाँ पर जो है ये जो दूसरी कलर की फिनिश दी गई है, जैसे यहाँ पर ग्रेइश टाइप फिनिश दी गई है ऊपर और नीचे में, जहाँ पे हैरियर में आपको ब्लैक ग्लोसी फिनिश मिलती थी, और यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट भी किया गया है। आपने अगर ऑटो एक्सपो में ग्रेविटास सुना होगा, क्योंकि इसके नाम बहुत चेंज हुए हैं, पहले बजाज फिर ग्रेविटास जब ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, तो यहाँ पर अब सफारी जब फाइनली आया है तो यहाँ पर इन्होंने क्रोम ऐड कर दी गई है। और यहाँ पर भी वैसे ही आपको जो है हेडलैम्प जो है हैरियर में दिखते थे वैसे ही मिलने वाले हैं, ऊपर आपको वैसे ही सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रंट से जो है कुछ थोड़ी बहुत कलर थीम और कुछ जो है क्रोम ऐड कर देने से यहाँ पर जो है हैरियर और सफारी में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं मेन जगह इसकी साइड प्रोफाइल, जो कि इसका मेन हिस्सा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको पहले मैं बताऊं कि यहाँ तक तो आपको पूरा का पूरा हैरियर वाला पोर्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए गए जैसे क्रोम, और वैसे ही पिछले साल जब अपडेट आया था वैसे ही आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आउटसाइड के रियर व्यू मिरर। लेकिन यहाँ पे व्हील्स में आपको जरूर दिख रहा है कि 18 इंच के व्हील्स कर दिए गए। वैसे जो हैरियर में भी यही यूज़ हो रहे हैं टॉप मॉडल में, लेकिन वो थोड़े से कलर थीम की बात करें अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा वो ग्रेइश फिनिश कर दी गई, जैसे मैं बता रहा था वो ग्लोसी ब्लैक फिनिश को हटा के ग्रे फिनिश कर दी गई है। लेकिन हाँ, अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये हिस्से में अगर आप देखेंगे जो रूफ रेल्स ऐड कर रही हैं यहाँ पर, यहाँ से आके उठ रही हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है यहीं से कनेक्ट हो रही हैं, जो कि आपको याद दिलाता है कि सफारी में भी ऐसा ही एलिमेंट मौजूद था। अगर आपको ध्यान हो, खासकर जो है जो ये थर्ड विंडो है यहाँ पर, ये हिस्सा जो है वैसा ही दिखाने की कोशिश करी गई है। यहाँ से जो है उठी हुई और यहीं पे ही आपको सफारी का नाम लिखा होगा बैजिंग के ऊपर, और वैसा ही हिस्सा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है सी पिलर का, वो थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया गया है। अगर आप हैरियर से कंपेयर करेंगे, हैरियर जो है थोड़ा सा स्लांट था, तो यहाँ पर सीधा कर दिया गया है। और वैसे ही जो चेंजेस हैं वो मेन पीछे की तरफ देखने को मिलने वाले हैं, ना कि आपको आगे की तरफ देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको ये डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं वो आपको चारों टायरों में मिल रही हैं, और ये हैरियर से 63 लंबी है, जिसकी वजह से देखने के मामले में ये लंबी लग रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको जो हाइट टाटा मोटर्स बता रही है कि ये हैरियर से थोड़ी ऊंची है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे आइडेंटिकल तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ऑन पेपर टाटा का कहना है ये ऊंची हुई है। अब जो इस सफारी का पिछला हिस्सा यही मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा था। तो सी पिलर जैसे मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट है, तो यहाँ पे भी ग्लास एरिया स्ट्रेट आ रहा है, जैसा आपको पिछली सफारी में दिखता था कि वो पीछे जो है पूरा का पूरा स्ट्रेट था, तो थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एंगुलर
शेप ऐड कर दी गई है। यहीं पे जो है ब्लैक ग्लोसी फिनिश का जो कनेक्टेड लाइन दी गई है दोनों टेल लैम्प के साथ, और ये टेल लैम्प का थोड़ा सा जो इलस्ट्रेशन है वो चेंज करा गया है हैरियर से। यहाँ पर खासकर यहाँ से साइड से जो आ रहा है वो अलग है, आगे आते थोड़ा सा जो हिस्सा है वो आपको जो हैरियर जैसा ही दिखने लगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से इसका जो लुक है, ये खासकर जो कनेक्ट हो रही है लाइन, इससे वाइडर लुक जो है आता है। बाकी यहाँ पर जो है सीधा हिस्सा दिया गया है सफारी की बैजिंग, और नीचे आपको नॉर्मल जो है स्किड प्लेट वगैरह वैसी ही मिल रही है। यहाँ पर जो है आपको सेंसर वगैरह मिलेंगे, रियर वाइपर, डिफोगर वगैरह सब दिए गए हैं। और हाँ, यहाँ पर जो है एक बहुत ही एग्रेसिवली आ रहा है ये जो है रियर का स्पॉइलर आ रहा है, लेकिन हाँ बट जो पीछे का हिस्सा है वो आपको डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगा। और हाँ, पिछली जो या हैरियर से या कहीं सफारी से मिलता जुलता ही दिखने को लगने वाला है, लेकिन मुझे ये लुक जो है इसमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। अगर टाटा ने यहाँ पे यूज़ किया है इस लुक को इस सफारी में इसको नाम देने में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा सच इशू नहीं है। तो ओवरऑल इस जो गाड़ी का लुक है वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, खासकर इसका स्टांस बहुत ही अच्छा लगने वाला है सफारी का। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है 7 सीटर गाड़ी है, तो यहाँ पर आपको ये थर्ड रो भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो सब स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, कुछ जैकेट्स अपने बैग रखे हैं, तो इतना ही सामान जो है आपकी तीनों रो ऊपर करके आ सकता है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर ये जो अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो स्पेस है ये इतनी भी कुछ खास नहीं दी गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं ये इसे नीचे फोल्ड आउट कर सकता हूँ, और ये सभी मैं यहाँ से आराम से खींच के इसे फोल्ड आउट कर सकता हूँ। तो नॉर्मल जो लुक आएगा यहाँ पर वो फ्लैट आउट आएगा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आपको ऐसा लुक दिखाएगा कि थोड़ा सा जो मटेरियल है वो लैंड रोवर टाइप यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको जो अब स्पेस मिल रही है वो लगभग जो है 447 लीटर की दी गई है, और अगर आप थर्ड रो भी जो है पूरी डाउन कर देंगे तो लगभग जो है 1000 लीटर के आसपास जो है इसकी स्पेस मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, तीनों रो ऊपर करने के बाद जो है स्पेस उतनी नहीं आपको मिलती, लेकिन हाँ सीटों को नीचे गिरने में कोई भी इशू नहीं आते। साउंड तो वैसे ही है हैरियर जैसी, लेकिन हाँ इंटीरियर में क्या चेंजेस हैं मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर आप सेंटर कंसोल के ऊपर बात करेंगे या डैशबोर्ड के ऊपर बात करेंगे तो आपको हैरियर जैसा ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है जो वुड है ग्रेज टाइप में कर दी गई है, तो चेंज करा गया है। नीचे लाइट कर दिया गया है, ओवरऑल जो थीम है लाइट है, जैसे आप सीट्स देख रहे हैं ये लाइट कर दी गई है, और बाकी सारे जो चीज़ें हैं वैसी ही दी गई हैं। ये हिस्सा पूरा कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको जो अब जो है वो इंफोटेनमेंट में जो है चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं वो थोड़े से लेआउट के, और थोड़ा सा फीडबैक वगैरह पहले से अच्छा हुआ है इसका, तो यहाँ पर वो चेंजेस करे गए हैं। इसमें जो है वो आयरा वाले थोड़े से फीचर्स भी आ गए हैं, जियो फेंसिंग का या जो ऐसे फीचर है थोड़े बहुत, जो लिस्ट है इसकी कनेक्टेड कार वाली, वो थोड़े बहुत फीचर इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जो कि पहले अल्ट्रोस में आया था, फिर अब जो है इसमें कंटिन्यू हो रहा है। वैसे तो सबसे पहले आपकी नेक्सॉन में आया था, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पर भी अब आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हिस्से की बात करें, नीचे हिस्से की बात करें, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल वैसे ही डायल मिलते हैं जो कि हैं आपके ऑफ रोड मोड्स जिसे हम कहेंगे या टेरेन मोड्स कहेंगे, जो कि नॉर्मल, वेट और रफ में आ रहा है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, हिल डिसेंट, ये जो है पूरा का पूरा ऑटोमेटिक का जो है पूरा दिया गया है कंसोल, ये ऑटोमेटिक जो है ये वेरिएंट है। और यहाँ पर जो है मेन हिस्सा ये जो अलग दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है हैंड ब्रेक होती थी हैरियर में, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली जो ऑटोमेटिक में है वो यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड का फीचर दिए गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी साथ में दी गई है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैसे ही सब कुछ दिया गया है। फ़ोन वगैरह मैं यहाँ पे आराम से रख सकता हूँ, कप होल्डर और सारी चीज़ें वैसे ही दी गई हैं। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि कूल ग्लव बॉक्स आया है। लेकिन ये सीट्स भी जो है पावर एडजस्टेबल है, जैसा आप देख रहे हो। यहाँ पर भी कोई ऐसा सच इशू नहीं है। यहाँ पर भी बात करूँ पूरे कंसोल के बारे में, और स्टीयरिंग व्हील भी सेम है, हैरियर जैसा है। कंसोल में भी 7 इंच की जो TFT डिस्प्ले आ रही है, उसमें भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अब एड ऑन मिल रहे हैं, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे टाइप ऐसी चीज़ें जो मल्टी इन्फॉर्मेशन थी वो सब मिल रही हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ये
सनरूफ या कहीं पैनारोमिक सनरूफ, जो कि बहुत ही वाइड है, बहुत बड़ा खुलता है। तो डेफिनेटली ये लोगों की डिमांड थी जो कि टाटा ने पिछले साल सुनी और यहाँ पर भी वो आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं। तो बस मेरे यहाँ पे थोड़ी छोटी सी शिकायत है कि लाइट इंटीरियर कर देने से थोड़े से इंटीरियर जो है थोड़ा से गंदे जल्दी होंगे, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसके इंटीरियर को लेके, जो कि हैरियर जैसा ही आपको मिल रहा है। अब जो इस सफारी की पिछली सीट है, सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे बैठते हुए ऐसा महसूस हुआ कि ये जो नॉर्मल हैरियर से थोड़ी सी ऊंची है, ये सीट जो है थोड़ी सी ऊंची कर दी गई है। टाटा का कहना ये है कि ये जो है ऐसा एहसास किया गया है इस सीटिंग पोजीशन को लेकर कि ये जो है स्टेडियम फील कराए, जो कि आपको सफारी में फील होता तो वैसा ही भी यहाँ पे फील कराए। तो डेफिनेटली जो है सीट्स हैं थोड़ी सी ऊंची महसूस हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्पेस देखेंगे तो मुझे हैरियर में भी कोई ऐसा इशू नहीं थे कि स्पेस काफ़ी अच्छी है, मैं लाते फैला सकता हूँ और अंदर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बॉस मोड दे दिया गया है, जिसको आप ऐसे करेंगे तो ये आगे और ये ऐसे पीछे हो जाएगी, जितना आपको एडजस्टमेंट चाहिए खासकर पिछली सीट में हो जाएगा। और अगर आप जो है रिक्लाइन करना चाहते हो, यहाँ से ये रिक्लाइन भी हो जाएगी पूरी और ये ऊपर भी आ जाएगी। तो रिक्लाइनिंग एंगल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आर्मरेस्ट वगैरह भी यहाँ पर दी गई है, तो नॉर्मल वैसे ही मिल रहा है सब जो कि आपको हैरियर में मिल रहा है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो ऐसा बेंच सीट का और एक जो है कैप्टन सीट का मिल रहा है। हमारे पास जो है ये बेंच सीट वाला ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर भी आप आराम से जो है 3 पैसेंजर आराम से बैठा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। तो ये थी आगे का एक्सपीरियंस। अब देखते हैं पिछला एक्सपीरियंस कि पिछला कैसा है, क्योंकि ये जो सीट्स हैं वो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये भी एडजस्ट हो सकती है। तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है मैंने कि मुझे इतनी स्पेस सही चाहिए, इतना स्पेस ओके है, आगे वाले पैसेंजर के लिए भी ओके रहेगा। तो अब देखते हैं तीसरा रो। तो यहाँ से जो है पीछे जाने का रास्ता काफ़ी आसान है, देखिए फोल्ड होगी सीट। अब चलता हूँ मैं पीछे, अंदर घुसना भी इतना ऐसा इशू नहीं है। अब ये जो थर्ड रो है, यहाँ पर जो हैरियर से जो है ये करीब 63 mm जो है इसका लेंथ बढ़ाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्पेस जो दिख रही है अब मेरे लिए तो स्पेस ओके है, क्योंकि मैं 5.8 इंच का एवरेज इंडियन हाइट का हूँ। तो जो टीनेजर्स हैं या सब हैं उनके लिए ये हाइट जो है वो मेरे हिसाब से जो इंडियन है वो कॉमन में है। लेकिन यहाँ पर मुझे स्पेस ओके लग रही है, मैं बैठ पा रहा हूँ बस यहाँ पर, और जो स्पेस थोड़ी सी लाते हिला पा रहा हूँ। लेकिन जो सीटें हैं वो हल्की लो हैं, तो यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट उतना बेहतर तो नहीं मिलने लगा। थर्ड रो वैसे भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ जहाँ पे, तो यहाँ पर जो स्पेस है उसमें ऐसा इशू तो नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे या टीनेजर्स जो हैं या छोटी हाइट के लोग जो हैं वो यहाँ पे आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। हाइट अगर देखी जाए तो मैं ट्रिपल बांधता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप हाइट देखोगे तो बहुत ही अच्छी हाइट दिख रही है, क्योंकि ये जो रूफ़ है वो स्ट्रेट जा रही है, ना कि स्लांट जा रही है जैसे आपको हैरियर में दिखती थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं बता रहा था एक्सटीरियर के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 6 फुट से 6 फुट तक के लोगों के लिए तो दिक्कत सही रहेगा, लेकिन उससे ऊपर दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उतने भी बड़े लोग बिठाना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे मेरे लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो सब कुछ ठीक दिया गया है। अब यहाँ पर जो है गुडीज़ की बात कर ले तो यहाँ पे मेरे लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स, यहीं से ब्लोअर कंट्रोल दिया गया है। इसका मैं फ्लो जो है कंट्रोल कर सकता हूँ, ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट कर सकता हूँ। ग्लास एरिया बड़ा है और इस साइड मुझे जो है चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं सिर्फ अपने लिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सामान समून रखने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे मेरे स्पीकर का वो दिख रहा है, सबवूफर दिख रहा है। तो यहाँ पर बस यही है जो मैं आपको दिखा पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो स्पेस है वो मुझे लगता है एक ठीक ठाक जर्नी के लिए, छोटे हाइट के लोगों के लिए सही रहेगी। टाटा हैरियर और टाटा सफारी के अंदर जो फीचर लिस्ट है वो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है जो अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट सेम ही दिए गए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सिस्टम सब सेम है। यहाँ पे आयरा के फीचर अलग कर दिए गए हैं हैरियर से, जो कि यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेक वाले फीचर मिल रहे हैं, जो कि आपको सामने मैं ये लिस्ट भी दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे चलाने के मामले में बताऊँ, यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करें जहाँ पे वो भी सेम है, दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल रहे हैं, सब कुछ वैसा ही मिल रहा है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो
और डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं, यानी कि ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं, जो कि यहाँ पर एक प्लस पॉइंट चला जाता है। बाकी लोएस्ट मॉडल से भी यहाँ पर आपको वो ESP के जो टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स हैं वो भी 14 तरीके के मिल रहे हैं, और सब की सब चीज़ें वैसी ही हैं जैसा आपको हैरियर में मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको जो फैंसी फीचर्स है वो नहीं मिल रहे, जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर या फ्रंट का कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही, लेकिन ऑल द वे बाकी जो सेफ्टी फीचर्स भी हैं वो भी सब अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो फैंसी फीचर्स की कमी है, बाकी जो ऑलमोस्ट फीचर हैं, चाहे सेफ्टी वाइज हो चाहे नॉर्मल यूजेज के, वो सब अवेलेबल है। तो जी हम सफारी को चलाना चालू कर दिया है। अब यहाँ पर जो इंजन यूज़ करा गया है ये वही फेमिलियर इंजन है, 2.0 लीटर का पेरोटेक इंजन, जो कि स्फीयर सोर्स का है और 170 PS की पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। ये स्पेक शीट सबको याद है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो ओरिजिनल सफारी थी या कहीं पहली वाली सफारी थी, उसमें जो है डाइकोर इंजन आता था, जो कि 400 न्यूटन मीटर तक टॉर्क निकाल के देता था और 162 PS तक की पावर थी उसकी। लेकिन यहाँ पर पावर ज़्यादा है थोड़ी और टॉर्क लेवल कम है, लेकिन फिर भी इस इंजन के अंदर काफ़ी खासियत है, जो कि मैंने अपने पहले वाले हैरियर के रिव्यूज़ में भी बताई हैं। क्योंकि इस इंजन की लेगेसी रही है हर किसी गाड़ी में जब लगता है, जो आजकल MG जो है यूज़ कर रही थी, पीछे जो है शेवले यूज़ कर रही थी, तो वहाँ पर इस इंजन में ऐसा इशू तो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो अब पूरी मास्किंग करी गई है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस ऐसी है कि जब आप इसे लेके चलेंगे लो एंड से ही काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेके निकलता है। कहीं पे भी टर्बो लैग नहीं आता। 2000 RPM के बाद जो है काफ़ी अच्छे से खींचती है, पुल अच्छा सा लेती है, उसके बाद लीनियर चलती जाती है। यहाँ पर ये इंजन में आपको एक्सपेक्ट मिलेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन हाँ, आपको काफ़ी अच्छा खासा पंच भी मिलेगा। अब यहाँ पर जो है आपको 3 जो है ड्राइविंग मोड्स और 3 ही जो है ट्रेन मोड्स भी दिए हैं। ट्रेन मोड्स जो है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ड्राइविंग मोड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इको और स्पोर्ट्स मोड के अंदर जो है आपको काफ़ी डिफरेंस महसूस होगा। इको में काफ़ी जो है हल्का इंजन हो जाता है, स्ट्रेस बहुत लाइट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा टॉर्क मिलता है, अच्छा खासा जो है पावर मौजूद रहती है। तो आराम से आप सिटी में भी अगर इको यूज़ करना चाहते हो कोई इशू नहीं आएगा। फिर उसका सिटी में तो मिक्सचर है कि भाई आपको पावर और एफिशिएंसी का शिफ्ट्स भी वैसे होंगे। स्पोर्ट्स मोड में जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो जाता है, तो डेफिनेटली डिफरेंस है। यहाँ पर अब 2 जो है ट्रांसमिशन ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो है ऑटोमेटिक और दूसरा जो है मैनुअल जो 6 स्पीड का, और यहाँ पर ऑटोमेटिक भी टॉर्क कन्वर्टर जो है वो 6 स्पीड का दिया गया है। ये हुंडई सोर्स का है, तो यहाँ पर मुझे इसको भी लेके कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से शिफ्ट करता है। आपको मालूम ही नहीं पता चलेगा कि कब शिफ्ट कर लिया इसने, बहुत आसानी से और इफ़िशिएंटली शिफ्ट करता है, तो आपको महसूस नहीं होता। जहाँ पे आपको पावर की ज़रूरत है आपने एक्सीलरेटर दबाया और जैसे देखा शिफ्ट कर लिया और ये RPM जो है अपने सही लेवल पे लेगी, जहाँ पे आपको पावर मिलती रहती है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत प्लस पॉइंट रहता है इस ट्रांसमिशन ऑप्शन को लेकर। साथ में जो है इसमें इलेक्ट्रिक जो है पार्किंग ब्रेक्स भी आ रही हैं, जो कि पूरा कॉम्बो है इसके साथ का, ऑटो होल्ड के साथ है, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ठीक तरीके से परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर जो है आपको मैं अब बताता हूँ जो कि इसके जो है ट्रैक्शन जो मोड्स आ रहे हैं अलग अलग, जो कि वेट और जो है रफ़ है, वहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंस तो नहीं महसूस होता, लेकिन आप आसानी से जो है इसकी ऑफ रोडिंग का मज़ा ले सकते हो। कोई भी इसमें इशू नहीं आएगा, खासकर माइल्ड ऑफ रोडिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है टाटा ने सिर्फ और सिर्फ जो है 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया, वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव का। यहाँ पर जो है 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से जो आपको ये ट्रैक्शन के जो मोड्स मिल रहे हैं वो आपको हेल्प भी करेंगे। लेकिन चैसी इतनी अच्छी है, इसके डिपार्चर एंगल इतने अच्छे हैं, जहाँ पे भी आपको मतलब लेके जाना हो
थोड़ी बहुत कच्चे रास्ते हो तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं आएगा इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी को लेके। तो यहाँ पर मेरा कहना इतना ही है कि अगर इन फ्यूचर टाटा लेके आती है 4x4 का या ऑप्शन या ऑल व्हील ड्राइव का, तो वो अप्रिशिएट रहेगा, क्योंकि सफारी के बैच में ये ज़रूर जुड़ना चाहिए। लेकिन टाटा का कहना है कि 1% मार्केट वाले लोग ही इसे जो है लेते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी बात करें कि ये सफारी जो है इसका वज़न जो है हैरियर से बड़ा है और हाइट जो है रूफ़ की वो भी बड़ी हुई है। तो डायनेमिक्स में कैसी है? डायनेमिक्स में ऐसा है कि हैरियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्लांटेड चलती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन भी यहाँ पर वैसे ही ट्यून कर रहे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोफाइल जो है टायर की वो कम कर दी गई है, यानी कि जो रिम साइज़ बढ़ा दिया गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हार्शनेस जो है आपको सस्पेंशन में मिलेगी। लेकिन वही कहानी आ जाती है, क्योंकि टाटा का जो नेचर है सस्पेंशन का ट्यून करने का वो मार्केट में सबसे उम्दा है। तो उसके चक्कर में जो परफॉर्मेंस है लो एंड में थोड़ी स्टिफर है, उसके बाद एक काफ़ी चिपक के चलती है और कोई भी आपको ऐसा वर्टिकल मूवमेंट नहीं आता जो कि इसकी खासियत है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन हाँ, हैरियर और सफारी के अंदर ये डिफरेंस है कि सफारी जो है वो थोड़ा सा बॉडी रोल आपको देगी, इतना नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि मैंने जो है दोनों का ही एक्सपीरियंस करा है। तो मैं इतना कह सकता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हाँ बल्गी अब हो गई है थोड़ी सी, ये पीछे से जो है 63 mm भी इसे बढ़ाया गया है, तो जरूर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वो उतना मैं कहूँ बुरा नहीं है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है हाईवे पे, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी ऐसा है कि जो अपडेटेड वाली हैरियर थी वहाँ पर इससे थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये हल्का लग रहा है सिटी के अंदर, लेकिन उतना हल्का नहीं है जितना आप समझ पाएंगे। लेकिन जब चलने में ये अब भी डायरेक्ट है और हाईवे पे उतना फीडबैक तो नहीं आता, लेकिन चैसी जो है वो बहुत अच्छी है, तो ये बहुत आपको जो है पकड़ के चलती है सड़क को, तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता। तो ये बहुत खासियत है कि हाँ फीडबैक उतना नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से आप उतना एक्सपेक्ट भी ना करना। बट ऐसा है जब आप रोड पे लेके जाएंगे तो कहीं पे भी आपको ये गाड़ी जो है निराश नहीं करने वाली कि कहीं पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, जो कि इसकी बहुत ही प्लस पॉइंट है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4 डिस्क ब्रेक्स ऑप्शन मिल रही है, जैसे मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस में आपको उतना इशू तो नहीं आने लगा, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्टर बाइट है इसकी, जो कि आपको महसूस होगी। लेकिन फिर भी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है उसमें इतना इशू तो नहीं आता, लेकिन वज़न ज़्यादा है तो आपको ज़रूर लगेगा कि और थोड़ा सा बाइट होती तो अच्छा रहता, लेकिन उतना दिक्कत नहीं आएगी रियर वर्ल्ड की ड्राइविंग में। अब जो है एफिशिएंसी की बात करें, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़रूरी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो है 16 के आसपास की क्लेमेबल है, लेकिन उतना मिलना मुश्किल है। हाँ, लेकिन आपको गियर रेशियोज़ के बारे में बता दूँ, गियर रेशियोज़ काफ़ी फेवरेबल है। अगर आप 2000 RPM पे चलेंगे तो 100 की स्पीड ये जो है गाड़ी चलेगी। तो वहाँ पे जो गियर रेशियोज़ है उसमें कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि ये सिमिलर ही है मैनुअल और जो है ऑटोमेटिक के भी। तो वहाँ पे जो फ्यूल इकॉनमी है मुझे लगता है ऑटोमेटिक में ज़्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं। हर जगह पे आपको शिफ्ट सही करने को आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको जो फ्यूल इकॉनमी है सिटी के अंदर लगभग 8 से 11 के बीच में रहेगी, और हाईवे पे लगभग 15 के आसपास रह सकती है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन भी है और एक्चुअल में मुझे ये रिज़ल्ट्स मिले भी हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको ये सजेशन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अब जो इस गाड़ी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन टर्म ऑफ बॉडी डायनेमिक्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, लेकिन आपको हैरियर से क्या अलग मिल रहा है। अब हैरियर से क्या अलग मिल रहा है वो ये चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो बॉडी रोल था जो हैरियर में था, जैसे मैंने बताया स्टेबली परफॉर्म तो करती है, लेकिन अगर आप हैरियर को चलाएंगे तो वो ज़्यादा आपको कंपोज मिलेगी। ये थोड़ी सी आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा बॉडी रोल ज़रूर है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि अब भी ये इसकी चैसी काफ़ी स्टेबल परफॉर्म करती है। सिर्फ 63 mm इसका जो पीछे का हिस्सा बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है, तो उस वजह से माइनर सा आपको महसूस होगा कि आपको वो बॉडी रोल थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन वो इतना इशू नहीं है। तो ये थी हमारी ड्राइविंग के ऊपर बात। लेकिन यहाँ पर यही है कि टाटा मोटर्स ने जो ड्राइविंग के ऊपर काफ़ी काम करा गया है, लेकिन अब भी इंजन की जो आवाज़ है वो माइनर सी आती है, और बाकी NVH लेवल में इम्प्रूवमेंट जरूर करे गए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत सी स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आती है,
जब आप इसे हार्डली पुश करते हो तब थोड़ा सा महसूस होता है हार्शनेस, लेकिन उसके अलावा इतना इशू नहीं है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था। बाकी अब कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने सफारी के बारे में सारी चीज़ें देख ली हैं, चलाने में कैसी है, दिखने में कैसी है, अंदर स्पेस कैसी है, लेकिन ऐसा है कंक्लूजन में क्या कहा जाए। मैं इतना ही कहूँगा, चलाने के मामले में मुझे एज सच कोई इशू नहीं आया। जैसे मैंने अपनी ड्राइविंग में बताया है आपको, चलाने का हमने बहुत अच्छी है, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है तो आपको बहुत लाइकेबल लगती है इसकी ड्राइविंग। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं जो इसकी तारीफ़ के काबिल भी हैं, स्पेस भी एज सच अच्छी है, कुछ एज सच इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे आकर अटकता है, क्योंकि इसी सेगमेंट की अगर बात करें तो काफ़ी सारे फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन जो ये ड्राइविंग ऑफ़र कर रही है वो और भी कोई ऑफ़र नहीं कर रहा। बट अब प्राइसिंग का वेट है हमें, जब प्राइसिंग अनवील होगी तो फाइनल हमारे सामने पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आप इसको जो है बुकिंग कर सकते हो। 22 तारीख को इसका लॉन्च है, जब ये फाइनल डिलीवरी के लिए चालू हो जाएगी, और 30,000 दे के आप इसकी बुकिंग कर सकते हो। तो 22 फरवरी तक वेट करें, तब तक इसकी जो प्राइसिंग वगैरह अनाउंस नहीं हो जाती, बाकी तभी बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि हाँ, इस सफारी का जो स्टांस था, जो एक पेडिग्री थी या कह सके एक तरीके से जो लेजेंडरी नाम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है, तो डेफिनेटली इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो ये थी हमारी वीडियो सफारी पे। आपको कैसी लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन पे। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन ड्राइव।